ये सब जो हम लोग पढ़े हैं मोलार कंडक्टिविटी, तो CGS यूनिट में पढ़ा है ना, तो इसका हम यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? कप्पा का क्या होता है यूनिट? सीमेंस पर सेंटीमीटर ही ना होता है। और उसके बाद ये 1000/m का क्या है? वॉल्यूम का कितना है? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, यही ना यूनिट? यही ना है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एक इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सीमेंस मतलब पर ओम है ना। तो फिजिक्स में mH, जैसे OH हम लिखते हैं तो MHO लिख देता है, समझ गए? हाँ, ये हो गया हमारा CGS यूनिट। CGS तो ज़्यादातर यूज़ किस में करते हैं? सिर्फ यही है जिसको हम लोग CGS में यूज, क्योंकि वो छोटा छोटा 1-1 ml का कैलकुलेशन करना है, इसलिए CGS में रखते हैं। नहीं तो बाकी को हम लोग क्या करते हैं? कितने वन को अब हम लोग जो है SI यूनिट में करेंगे। SI यूनिट में अगर करना है तो हमको क्या करेंगे? इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, बाकी तो मोल सीमेंस ये सब SI यूनिट में भी एक्सेप्टेड है ना। तो डेल्टा M फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो ये जो K का होगा कप्पा है ना, ये जो कप्पा का यूनिट क्या होता है? सीमेंस पर मीटर, सेंटीमीटर की जगह मीटर हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब पर नहीं ना होगा, मीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा यूनिट में ये यूनिट होगा। अब इस दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों यूनिट का यूज होगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सीमेंस ही रखेंगे। अब ये जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पर मोल रहेगा ये हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो डायरेक्ट हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इससे उसमें, ठीक है, इससे उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इसे 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CGS में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। अब जो है जैसे CGS में हमारा फॉर्मूला ये है, SI में ये फॉर्मूला नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ गया? यहाँ इसको मिलाते हैं और हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा उसका, क्योंकि इसमें SI में CGS में दोनों में क्वेश्चन आता है। हम लोगों को अब जो लिखे थे हम लोग
मोलैरिटी, बहुत कुछ चेंज नहीं करना है। तो मोलैरिटी हम लोग क्या लिखे थे, एम मोल पर 1000 एम मोल पर लीटर नहीं लिखे थे। तो ये हो गया एम मोल पर 1000 ml हो गया, या फिर एम मोल पर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद हो जाएगा एम मोल 1000 इंटू 1/100 हो जाएगा एम मोल। क्यू है कि ये 6 वो जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आएगा ना, यहाँ पर 6 जीरो आ जाएगा, इसमें से 3 कट जाएगा तो बच जाएगा 3। आ गया कितना आ गया। अब हम लोग लिखेंगे एम मोल, वॉल्यूम ऑफ एम मोल, एम मोल कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वोल्टो कितना है, वन बाय 1000 नहीं ना है, हाँ। Therefore वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन होगा 1/1000 अपॉन एम, डिवीजन ही ना होगा। फाइनली क्या आएगा मेरे पास 1/1000 एम मीटर, नहीं ना आया, हाँ। इसलिए जो भी है वॉल्यूम कितना हो गया 1/1000 एम मीटर क्यूब पर मोल। तो इसके लिए एसआई यूनिट में, ठीक है, एसआई यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, फॉर्मूला ये कप्पा भी, कप्पा इंटू 1/1000 एम, ठीक है, समझ गया। फॉर्मूला क्या मिल गया हमारा, कप्पा अपॉन 1000 एम, यूनिट तो वही रहेगा, कप्पा अभी तुरंत निकाल के दिखाया थे, कप्पा का और एक वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब पर मोल, ठीक है ना, अभी तो निकाल के दिखाया ही है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, ये ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर पर इन हुआ यूनिट, समझ गए, हाँ, क्लियर। तो ऐसा यूनिट में फॉर्मूला डिफरेंट होता है, याद रखना। और सीजीएस में डायरेक्ट अगर ऐसा ही में हमको बना लेना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सीजीएस में अगर हमको बनाना है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सीजीएस, ठीक है। और एसआई में ये फॉर्मूला यूज करना है, तो याद रखना, ठीक है ना। और एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो रिलेशनशिप बता ही दिए, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आगे आए सब समझ में।
अब हम लोग जो है इस मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए क्या बताए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है 4 रेसिस्टेंस को यूज करते हैं। वहाँ पर गैल्वेनोमीटर यूज ऐसे नहीं मिलेगा रेसिस्टेंस को। दिया लंबा तार लगा जोड़ दिया, जोड़ में रखा हाँ। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको ये जो है ना ये एक R1 है, ठीक है। इसको हम लोग R2 से गिनोगे, मान लो फिजिक्स में करोगे तो यहाँ भी रेसिस्टेंस ही लगा रहे जिसको नापना है। तो ये हो गया हमारा R2। ये जो अरेंजमेंट पूरा क्या है, ये R2 है। अब सबको मिटा देते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, मिटा देते हैं। नहीं मिटाते हैं तो खाली लिख देते हैं R2। समझ गए। कंडक्टिविटी सेल का रेसिस्टेंस R2 है, मतलब यहाँ पर है तो दिखता वहाँ भले है यहाँ पर, समझ गया ना। हाँ, ये हो गया R3 और ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो जनरली क्या होता है, ये वाला वेरिएबल है, ऐसे करने से वेरिएबल का साइन नहीं ना फिजिक्स में लेते हैं। हाँ, मतलब क्या हो गया कि इधर 3 तरह का ले लेते हैं। रेसिस्टेंस बहुत सारा रखा रहता है फिजिक्स लेबोरेटरी में, तो 3 में से एक में वेरिएबल रखते हैं। इसको हम लोग जो है रेसिस्टेंस को कम ज़्यादा यहाँ कर देंगे, उसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद कम ज़्यादा इसको करते करते इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को 0 कर देंगे। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को 0 कर लेंगे। ये वो गैल्वेनोमीटर है, इसमें निडिल रहेगा ना, हाँ, यही 0 है ना, तो यहाँ पर से ये है गैल्वेनोमीटर, ये निडल है, ये जो निडल है वो 0 पर आ गया, ठीक है। रेसिस्टेंस को कम ज़्यादा, मतलब 4 रेसिस्टेंस रखना है, 4 रेसिस्टेंस रखना है। 4 में से एक को नापने वाले को यहाँ पर रखते हैं R2 को, उसको नापना है, वो यहाँ से यहाँ इस दोनों एंड पॉइंट, ठीक है। आए और सुनना है, जिसको नापना है, ये गैल्वेनोमीटर जो है ये एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ था, इसको नापना है, इसीलिए ये एक एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इस तरह से करना है कि गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है वो 0 है, मतलब वो उससे कोई, मतलब ये वाला पाथ से कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। मतलब क्या हो गया कि इधर का इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दोनों सेम हो जाएगा, तभी नहीं इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो नहीं करेगा।
मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर रीडिंग जो दिखाएगा करंट का वो 0 दिखाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब इससे करंट पास नहीं करे। करंट तो पास तभी नहीं करेगा ना जब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब ये और ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इस वजह से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक मेथड है जिससे कि अननोन रेसिस्टेंस का हम रेसिस्टेंस बताते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक मेथड है जिस ये अरेंजमेंट में हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस पता करते हैं। तो 4 रेसिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से जोड़ते हैं, देख रहे हैं हम चारों को जोड़ करके एक क्यूब बनाते हैं। चारों को जोड़ करके क्यूब बोलते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। 4 रेसिस्टेंस को जोड़ करके स्क्वायर बना देते हैं और फिर गैल्वेनोमीटर को इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि जो अननोन रेसिस्टेंस इधर है उसके एक एंड पॉइंट से वो जुड़ा है और उसके अपोजिट पॉइंट से दूसरा एंड को जुड़ा है। ये अननोन रेसिस्टेंस ये है, उसका एंड पॉइंट एक इधर है एक इधर है, तो एक तरफ जुड़ गया, ठीक है। और दूसरे तरफ जो है उसके जस्ट अपोजिट जो एंड पॉइंट है उससे जोड़ेंगे। इससे नहीं जोड़ेंगे, बगल वाला से नहीं जोड़ेंगे, बगल वाला से नहीं जोड़ेंगे, उसके जस्ट अपोजिट जो एंड पॉइंट है उससे जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तीनों रेसिस्टेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ये तो फिक्स ही है, ये मेनली हम लोग चेंज करते हैं, ये भी लगभग फिक्स ही रहता है, लेकिन इसको और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैसा अगर हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स सब देखिए हम रखा रेसिस्टेंस बॉक्स यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। उस बॉक्स में जो है खोलते रहते हैं, रेसिस्टर लगाते हैं, खोलते हैं, देखते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं और एडजस्ट करके जो है हमको दिखाना है कि इसमें जो ये है अब ये चीज़ जुड़ गई ना, ये बैटरी जलाने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिसिटी के पास करेगा, बैटरी क्या आता है जनरेटर, समझ गया? तो अब चलो बिजली भी मिल गया, बिना बिजली पास हो रहा था पहले। यहाँ बस इतने ध्यान रखना है क्योंकि हमको ये जो है सॉलिड रेसिस्टेंस नहीं है, लिक्विड है, सॉल्यूशन है, तो हमको यहाँ पर बैटरी नहीं देंगे। बैटरी क्या है? केमिकल है ना, जनरेटर यूज करें, है ना। जनरेटर का साइन क्या होता है? देखो कुछ वन लिखता है, एसी सोर्स में एसी सोर्स, ठीक है, हाँ एसी सोर्स मतलब हमको अल्टरनेटिंग करंट देना है, डीसी करंट नहीं देना। बस इतने याद रखना है कि हमको इसमें जो है एसी देना है, डीसी नहीं देना है, डीसी करंट नहीं सप्लाई करेंगे, हमको एसी सोर्स देना, एसी करंट पास कराना है। क्योंकि अगर हम डीसी सोर्स देंगे तो इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज। डीसी सोर्स इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि जिस केमिकल का हम कंडक्टिविटी सेल बनाए हुए हैं, कंडक्टिविटी सेल के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं ना, उस इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन सही है, केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। हमको केमिकल रिएक्शन नहीं कराना है, केमिकल तो वही रहना चाहिए, केमिकल तो वही रहना चाहिए, सिर्फ हमको कंडक्टिविटी उसका पता है। अब जैसे यहाँ भी केमिकल दे देंगे कि बैटरी तो केमिकल है, सेल तो केमिकल है ना, यहाँ केमिकल उधर केमिकल है, तो एक तो ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन हो जाएगा, एक जगह ऑक्सीडेशन होने लगेगा दूसरी जगह रिडक्शन होने लगेगा ना। इसीलिए हम एसी सोर्स को यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा तो केमिकल कंपोजिशन इलेक्ट्रोलाइट का चेंज हो जाएगा। फिर तो हमको जो बाद में रिएक्शन होने के बाद जो उसके अंदर केमिकल रहेगा उसका कंडक्टिविटी मिलेगा। हम उसमें दिए KCl और मिला हमको किसी और, हमको तो कंडक्टिविटी उसी का चाहिए ना।
जो केमिकल को उसके अंदर रखे हुए हैं उससे। आई बात समझ में क्लियर? तो इसीलिए हमको एसी सोर्स पास करना है, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी शायद ऑल्टरनेटिंग का 1000 तक होगा, 1500 से 3000 CPS, समझता है? एसी सोर्स क्या होगा 1500 से 3000 CPS, मतलब साइकिल पर सेकेंड। CPS मीन्स साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड मतलब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन बदलते रहता है, उसका डायरेक्शन बदलते रहता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते रहता है बहुत स्पीड से, और डायरेक्शन बदल रहा है ना, हाँ? तो 1 सेकेंड में 1500 से 3000 बार डायरेक्शन चेंज करने वाला ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है 1 सेकेंड में इतना इसी के रेंज में जो है चेंज होता है, समझ गए? इसी रेंज में हम लोग घर में यूज ही करते हैं, समझ गए ना? ये सब डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे। तो इस रेंज का जो है एसी सोर्स हमको रखना है, जो इस रेट से अल्टरनेट करे अपने डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? हाँ, तो इससे क्या होगा, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, पहले ये जोड़ देना है, उसके बाद इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन को 0 कर देंगे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, उस स्टेट में जो R1 और R2 का जो रेशियो है, इस दोनों का रेशियो जो है इस दोनों के रेशियो के बराबर, समझ गए? तो इस हिसाब से अब हमको क्या मिला, R2 निकालना है हमको, R2 यहाँ जाएगा, ये हो गया R1 इंटू R4/R3। हमको R1 का वैल्यू यहाँ मालूम है, ठीक है ना? R3 का वैल्यू मालूम है, R4 का, ये तीनों वैल्यू तो पता है हमको ना, तो तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो R2 निकलेगा ना। और जैसे ही R2 निकला मतलब इस कंडक्टिविटी सेल का रेसिस्टेंस निकला, और कंडक्टिविटी सेल का जैसे ही रेसिस्टेंस निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/R, है ना? ये R2 है ना, तो पहचान के लिए लिखना है, लिख सकते हो R2, ठीक है? आई बात समझ में? तो कंडक्टेंस निकल गया, और जब कंडक्टेंस निकल जाएगा तो कंडक्टिविटी भी निकल जाएगा, है ना? कंडक्टिविटी भी निकल जाएगा ना। कंडक्टिविटी क्या होगा, कप्पा 1/ρ, है ना? तो 1/ρ का क्या होता है, ये हो जाएगा 1/R, L/A था ना, देखो तो, हाँ? हाँ? 1/R हो गया ये G, ठीक है। और ये हो गया सेल कांस्टेंट, इसको हम लोग G स्टार बोलते हैं, सेल कांस्टेंट है ना, हाँ? आई बात समझ में? हाँ? तो कप्पा हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं, इससे को कम यूज करते हैं, इस वाला को ज़्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग तब इसके लिए लिखेंगे कप्पा, R को इधर ले लो, कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू G स्टार। तो G स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू, ठीक है? हम मतलब यहाँ R2 लिखे हैं, जो हम आगे समझ जाना कि R2 का वैल्यू आप पुट कीजिए, ठीक है? आया समझ में? हाँ? हाँ?
हमको क्या मिला, सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सेल कांस्टेंट को हम लोग क्या होता है कि इसको बड़ा ही सेल का नापना उतना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो चलो 1 सेंटीमीटर है मालूम है, या 1 मीटर रखेंगे, या तो 1 सेंटीमीटर रखेंगे या 1 मीटर रखेंगे, इसको पूरा मापना उतना बड़ा डिफिकल्ट है। तो एक चीज़ हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, बाकी हम लोग उतना मापना बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है। किसी किसी का शेप गोल है ना, अलग अलग शेप में कंपनी बना देती है, तो हम कैसे उसके डायमेंशन को नापेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट से ही निकाल लेते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे हम, जिसका तापमान, जिसका कंडक्टिविटी मालूम है, जिसका कंडक्टिविटी मालूम है उसी को हम उसमें डाल देंगे। जिसका कंडक्टिविटी मालूम है, चार्ट है कि भाई KCl का कंडक्टिविटी इतना होगा, तो हम KCl का 1 मोल उसमें डाल देंगे, पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल उसमें हम डाल देंगे, तो उससे हमको R मिल जाएगा, और R का वैल्यू पुट करेंगे, सेल कांस्टेंट मिल गया। तो अभी हमको सेल कांस्टेंट का जरूरत है, पता चल गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर होता है ये मालूम है, तो बाकी जो आया वो हो गया उसका ऊंचाई, समझ गया। तो उसका लंबाई और चौड़ाई तो 1 सेंटीमीटर ही, ऊंचाई है तो उसका बता देते हैं, ठीक है। तो उतना नापना जरूरी नहीं है, हमको सेल कांस्टेंट यहाँ से निकाल लेते हैं। अलग से L को और A को नापना बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है, तो इसलिए क्योंकि ये नहीं निकाल करके डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके G स्टार निकाल लिए और इसी वैल्यू को यूज कर लिए न्यूमेरिकल में, आराम से बन गया। इतना L और A को नापना, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है मोलार कंडक्टिविटी को मेजर कर लेते हैं, है ना। मोलार कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमको व्हीटस्टोन ब्रिज का ज़रूरत पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज से हमको रेसिस्टेंस मिल जाता है, कंडक्टिविटी सेल का, कंडक्टिविटी सेल में जो लिक्विड रखा हुआ है उसका रेसिस्टेंस मिल गया। फिर उस रेसिस्टेंस से कंडक्टेंस निकालते हैं, कंडक्टेंस से हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, और फिर जब कंडक्टिविटी आता है तो अभी जस्ट इसके पहले जो एक्सप्लेन किए, कंडक्टिविटी से मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो जब तक हम रेसिस्टेंस नहीं निकालेंगे इस लिक्विड का, तब तक तो हमको न कंडक्टेंस मिलेगा, न कंडक्टिविटी मिलेगा, न मोलार कंडक्टिविटी मिलेगा। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट तो हमको करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। यह समझ में आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर।